हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक के विषय में। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध की जानकारी कराने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा परसक कहते हैं। इनके बिना वाक्य अधूरे व अर्थहीन प्रतीत होते हैं। सामने हमारे चित्र दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर जान लेते हैं क्या लिखा है इसमें। पहले चित्र में तोता पेड़ पर बैठा है। दूसरे चित्र में राम ने एक पत्र लिखा। और तीसरे चित्र में मम्मी ने चाकू से सब्जी काटी। तो बच्चों, इन वाक्यों में तोता, पेड़, राम, पत्र, मम्मी तथा चाकू संज्ञा शब्दों के साथ क्या लगे हैं? पर, ने तथा से शब्द आए हैं। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं तथा उन्हें अर्थपूर्ण बना रहे हैं। अर्थात अगर कारक ना हो तो संज्ञा शब्द अर्थपूर्ण नहीं होंगे। आइए एक बार परिभाषा जाने कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। अब जानेंगे हम कारक के भेद। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने वाले का ज्ञान कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है। जैसे मोहन ने निबंध लिखा, लता ने गाना गाया। यहाँ पर कार्य को करने वाले मोहन और लता हैं, अतः मोहन और लता कर्ता कारक हैं। दूसरा कारक है कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे सोहन ने पुस्तक को मेज पर रखा, पिताजी ने गाय को सहलाया। तो इन वाक्यों में पुस्तक तथा गाय पर क्रिया का प्रभाव पड़ने के कारण ये कर्म कारक हैं। अनेक स्थानों पर कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मोहिनी कहानी पढ़ रही है, मोहिनी क्या पढ़ रही है? कहानी। तो कर्म है तो कर्म कारक। छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, छात्र क्या पढ़ते हैं? पुस्तक। क्या प्रश्न करके आप कर्म इसमें ढूंढ सकते हैं, जिससे आपको पता लग सकता है कि ये कर्म कारक है। तीसरा कारक है करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से कोई काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा के साथ है। जैसे रोहन रेल द्वारा दिल्ली गया, विशाल ने पेन से निबंध लिखा। तो इन वाक्यों में कर्ता ने रेल व पेन द्वारा कार्य किया है, अतः रेल द्वारा और पेन से करण कारक है, यानी कि माध्यम इसमें होता है। कोई काम करने का या कहीं जाने का, तो वहाँ क्या होता है? करण कारक होता है। चौथा है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए को है। जैसे अमीर लोगों ने गरीबों को दान दिया, मैं अपनी बेटी के लिए उपहार लाई। तो इन वाक्यों में गरीबों को और बेटी के लिए संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे झरनों से पानी निकलता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इन वाक्यों में झरनों से तथा पेड़ से अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। जिन शब्दों से दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में संबंध प्रकट हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। इनकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। जैसे यह रमा की पुस्तक है, यह करण के खिलौने हैं। तो इन वाक्यों में रमा व करण संबंध कारक है। संबंध पता लग रहा है इसमें। और सातवां है अधिकरण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर हैं। जैसे गिलास मेज पर रखा है, अलमारी में पुस्तकें रखी हैं। तो इन वाक्यों में मेज पर और अलमारी में अधिकरण कारक है। और आखिरी और अंतिम कारक है संबोधन कारक। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे आदि है।
जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अरे गोपी इधर मत जाओ। तो इन वाक्यों में हे प्रभु तथा अरे गोपी संबोधन कारक हैं। अब ध्यान देने योग्य बातें जान लेते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसक कहते हैं। कारक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों या क्रियापदों के साथ प्रकट करता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। अपादान कारक अलग होने का तथा करण कारक साधन का बोध कराते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप कारक के विषय में अच्छे से जान गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।